हाँ, नमस्कार साथियों। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आपदा प्रबंधन की कक्षाएं चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से YouTube पर निःशुल्क प्रारंभ की हैं और उसमें हमारी एक कक्षा है जो हो चुकी है। आपदा प्रबंधन टॉपिक में से एक या दो प्रश्न आने के चांस आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर रहने वाला है। तो उससे संबंधित हम लोग आपके लिए निःशुल्क मैटर है जो YouTube पर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। उसमें पहली क्लास के अंदर हमने आपदा क्या होती है, आपदा से संबंधित परिचय किया था और विभिन्न प्रकार की जो आपदा हैं, इसमें प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक में भी उद्भव के आधार पर चाहे वायुमंडलीय हो, जलीय हो, भूमिकीय हो, जैविक हो, इन सब के बारे में हमने बात की थी। और मानवीकृत जो आपदा हैं, जो मानव की वजह से होती हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। कहने का मतलब है कि हमने आपदा क्या होती है और आपदा के वर्गीकरण को है जो पहली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को वह कक्षा पसंद आई होगी और उस क्लास के अनुसार आप अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि हम जो आपदा प्रबंधन के लिए आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं वो बिना पीपीटी क्लास है, एज ए क्लासरूम के अंदर जिस प्रकार की कक्षाएं चलती हैं उसी रूप में लाए हैं, ताकि क्योंकि पीपीटी मोड की क्लासें जो होती हैं उसमें YouTube पर बहुत सारी आपको कक्षा मिलेगी जो शॉर्ट मोड में है। हम ये चाह रहे हैं कि आपको ऐसा मैटर मिले कि कोई भी प्रश्न आपके बाहर है जो नहीं जाए, इसलिए अच्छे तरीके से आपदा प्रबंधन से संबंधित चतुर्थ श्रेणी में जो प्रश्न आएगा 99% चांस है कि वो प्रश्न आपके इन कक्षाओं से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, बाकी 100% में हर बार बोलता हूँ कोई नहीं होता है, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये होगा वो होगा। हम हमारा प्रयास कर रहे हैं और प्रयास आपके लिए 100% कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आराम से है जो जिस अनुसार जो टॉपिक जैसे पढ़ाया जाता है वैसे आप शॉर्ट नोट साथ में बनाते चलें, क्योंकि आपके पास भी महीना भर का समय रहा एग्जाम के लिए, तो उस समय को बहुत अच्छे से आपको उपयोग करना है। तो हमारा भी ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी है जो ये टॉपिक आपके पूरे करवाए जाए ताकि आप अच्छे से है जो उनको रिविजन कर सकें। उसके बाद में जैसे आपदा प्रबंधन का हम लोगों ने परिचय किया था, कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, फिर प्रमुख जो आपदा है सूखा, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि सूखा क्या होता है, सूखा भी कितने प्रकार का होता है, सूखे के क्या प्रभाव पड़ते हैं। और उसमें दो बातें रह गई थी, एक बात रह गई थी महत्वपूर्ण कि सूखे से संबंधित जो कार्यक्रम या योजनाएं भारत सरकार के द्वारा संचालित हो रही हैं उनके बारे में हम लोग बात आज करेंगे शुरुआत के अंदर। तो सबसे पहले जो कार्यक्रम है उसमें एक तो आपके हैं सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आपदा प्रबंधन, बस इतना ही टॉपिक आपके दिया हुआ है कि आपदा प्रबंधन। और कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, मुझे व्यक्तिगत भी मैसेज किया था कि सर जो रेड मार्कर कल आपने यूज लिए हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात है, वो वैसे मैंने यूज लिया था उसी समय भी क्लास के अंदर भी बोला था कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि यहाँ से मैं जब देखता हूँ तो मुझे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि रेड जो है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। उस हिसाब से वो एक टॉपिक के अंदर लिया था, फिर उसका उपयोग मैंने नहीं किया था। और अब भी प्रयास रहेगा कि ऐसे मार्कर का हम इस्तेमाल नहीं करें जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम हो। बाकी साथ में चीजें बोली भी जा रही है क्लास में, समझाने के साथ में हम बोल भी रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको भी ध्यान रखें कि क्या चीजें बताई जा रही है, तो ज्यादा मार्कर में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। तो सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम की अगर बात करें, ये कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले, अब आपके क्या है आपदा प्रबंधन, इतना टॉपिक दिया है, क्या लिख दिया सिलेबस के अंदर, आपदा प्रबंधन। अब हो सकता है कि आपदा प्रबंधन से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछ ले, निम्न में से कौन सी आपदाएं हैं, उनमें प्राकृतिक कौन सी है, मानवीय कौन सी, ऐसा प्रश्न आ जाए। हो सकता है कि प्रबंधन से संबंधित कोई विभाग भारत के अंदर काम कर रहा है या राजस्थान के अंदर कोई संस्था काम कर रही है, उसका डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ ले। हो सकता है कोई घटना का पूछ ले कि कौन सा भूकंप कब आया था या राजस्थान के अंदर छप्पन अकाल कब पड़ा था, ऐसा प्रश्न पूछ ले। और हो सकता है कि इनसे संबंधित कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई योजना संचालित हो रही है, उसका प्रश्न आ जाए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम है, ऐसी कोई भी योजना है, ऐसा कोई भी जो काम है जो आपकी लायक है आपदा प्रबंधन से, वो सारी चीजें करवाने का प्रयास है जो रहेगा। इसलिए सूखा जो प्रणव क्षेत्र जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत आपके होती है 1973-74 के अंदर, 1973-74 के अंदर है जो इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। सीधा पहला प्रश्न वन लाइनर आपसे पूछा जा सकता है, सूखा आपदा के अंदर आता है,
डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सूखा प्रणव जो क्षेत्र कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये 1973-74 को है जो प्रारंभ किया जाता है। ये कार्यक्रम देश के 16 राज्यों और 133 जिलों में प्रारंभ किया गया। 16 राज्यों और 133 जिलों में है जो ये कार्यक्रम आपके प्रारंभ किया जाता है। ये जो कार्यक्रम है इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो भी आप मोस्टली ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य है कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है, सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारा है, पानी है या खाद्यान्न है, चारा पानी या खाद्यान्न है, इसकी व्यवस्था करना, इसकी खाद्यान्न की व्यवस्था करना। व्यवस्था कैसे कि किसी क्षेत्र के अंदर पहले ही बोल दिया है कि सूखा सबसे अधिक कहाँ पड़ता है, हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और पश्चिमी राजस्थान में अगर इसको कोई भली भांति जानता है तो हम बाड़मेर वाले या जैसलमेर वाले जानते हैं, इससे अच्छे तो इन सूखे को कोई परिचित नहीं है। अब भी अगर बात करें, जैसे बारिश हो गई है, हमने खेती कर दी है, उसके बाद में भी अगर बारिश समय पर नहीं होती तो अर्ध सूखा तो हमारे यहाँ पर रहता ही, अच्छे से फसल हो नहीं पाती है ना, फसल मुरझा जाती है, ढंग से पक नहीं पाती है। तो वर्षा का भी रोल उसके अंदर रहता है, जल में नमी में कमी आ जाती है, भूमिगत जल है वो भी स्तर गिर जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इसमें रहती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सूखा जो प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है कि जहां सूखे का प्रभाव है उन क्षेत्रों के अंदर मोस्टली हमने बात की थी कि चारे की कमी हो जाती है, तृण अकाल पड़ जाता है, जल की कमी हो जाती है, जल अकाल पड़ जाता है, या खाद्यान्न की कमी हो जाती है, और तीनों की कमी हो जाती है, त्रिअकाल पड़ जाता है। तो कोई भी प्रकार का अकाल हो इस प्रकार। अब इसमें क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसमें कार्यक्रम क्या चलाए जाते हैं, इसके तहत एक तो क्या है, चारागाहों का विकास किया जाता है। जो चारागाह है का विकास मतलब सबसे पहले चारे की व्यवस्था जरूरी है पशुओं के लिए। इंसान तो फिर भी किधर भी जाकर कमा के खा सकता है, लेकिन पशु क्या होते हैं, वो बेजुबान होते हैं, समझते नहीं है इन बातों को, तो इसलिए उनके लिए सबसे पहले क्या व्यवस्था होगी, चारागाह की व्यवस्था करने का कार्यक्रम रखा जाएगा। डैम का निर्माण मतलब ऐसे क्षेत्रों के अंदर इस योजना के तहत डैम बनाए जाए। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ बांध बनाए जाते हैं, नाड़ियां बनाई जाती हैं। डैम का मतलब है कि खोद कर जमीन को ऐसा बनाया जाए कि 10 फीट गहरा या 50 फीट गहरा और 50 बाई 50 का ऐसा एक बना के उसमें क्या है कि वो पॉलीथीन बिछा दिया जाता है, ताकि वर्षा जब भी होगी तो उसमें क्या है वो पानी से भरा जाएगा, और वो फिर वर्षा काल के बाद में भी पशुओं के लिए है या इंसान के लिए है जो जल के रूप में काम उसमें आ सकता है, पानी पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे डैम का निर्माण, चारागाह का अधिक से अधिक विकास हो, ताकि अगर अकाल की स्थिति आ जाए तो पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो जाए। वैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब भी इस पश्चिमी क्षेत्र के अंदर सूखे का प्रभाव होता है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक तो क्या होता है, डिपो लगते हैं, चारा के डिपो लगते हैं। आपने सुने होंगे गांवों के अंदर कि अकाल पड़ा है तो इस बार क्या है कि अकाल रात के तहत चारा डिपो, वो क्या बोलते हैं, अकाल रात के तहत। अकाल रात मतलब इस सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जो भी है, क्योंकि हम बाड़मेर वाले जैसलमेर वाले सूखा क्षेत्र प्रभाव में सबसे ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर जब भी फसलें कमजोर होती हैं, फसलें कम होती हैं, तो क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या ऐसे चारा के डिपो लगाना है, या जिन घरों में या जिन गांवों के अंदर पानी की थोड़ी समस्या है तो वहाँ पानी के टैंकर भी आते हैं, वो भी अकाल रात के तहत आते हैं। जो सार्वजनिक जो टांके होते हैं उनके अंदर डाले जाते हैं, ताकि आप पीने की पानी की व्यवस्था हो सके या पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था है जो हो सके। तो ये बहुत सारे जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ये सारे के सारे सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम के तहत है जो आयोजित किए जाते हैं। तो ये बातें भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इस योजना का मोस्टली ये ध्यान रखना है कब शुरुआत की गई है, इसके अलावा शुरुआत के अंदर कितने राज्य और जिले थे वो ध्यान रखना है, उद्देश्य इसका क्या है वो अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करें तो अगला जो हमारा कार्यक्रम है, मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कार्यक्रम है या जो भी योजना है, ये योजना विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंदर प्रारंभ की गई है। तो इस योजना की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, वो होती है आपके 1977
78 के अंदर 1977-78 के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया जाता है। और ये राजस्थान के 16 जिलों में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रख लेना। राजस्थान के 16 जिलों में है जो कार्यक्रम संचालित हो रहा है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे, राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो संचालित हो रहा है? 16 जिलों में। ठीक है, राजस्थान के अलावा भी राज्य में है, जैसे पंजाब हरियाणा में भी अगर मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू है, लेकिन हमें मोस्टली ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान के कितने जिलों में है? 16 जिलों में है। प्रारंभ केंद्र के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा 1977-78 के अंदर। इसमें केंद्र व जो राज्य का अनुपात है, इसमें केंद्र व राज्य का जो अनुपात है वो भी आप नोट कर लेना, 75:25 है। जो भी व्यय होगा उसमें 75% जो योगदान रहेगा वो केंद्र सरकार का रहेगा, और 25% जो योगदान रहने वाला है वो किसका रहेगा? राज्य सरकार के द्वारा रहेगा। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और इस कार्यक्रम का प्रमुख जो उद्देश्य है वो मरुस्थलीकरण को रोकना। प्रमुख जो उद्देश्य है वो मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण है, इस मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब जो मरुस्थलीकरण का मतलब क्या हुआ कि मरुस्थल का जो अत्यधिक विकास हो रहा है, मरुस्थल लगातार बढ़ रहा है, इस मरुस्थलीकरण को कैसे रोके वो इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो पहली जो आपदा आई है उस आपदा को हमने निपट लिया है, सूखे को अच्छे से पढ़ लिया है। सूखा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सूखे का क्या प्रभाव रहता है, और सूखे से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा नया टॉपिक रहेगा बाढ़। नई जो आपदा आ रही है हमारे, वो कौन सी है? बाढ़। 2 नंबर पर बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़। अब नाम से स्पष्ट है, बाढ़ जो आपदा है ये एक प्रकार की क्या है? जलीय प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? जलीय। जल की जब अधिकता होगी तब बाढ़ आएगी। तो कैसी आपदा है? जलीय प्राकृतिक आपदा। अब जो सूखा था वो तो वायुमंडलीय था, उसमें जल की नमी की कमी होती थी, तब है जो सूखे की घटना होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? जल की अधिकता होगी तो जलीय प्राकृतिक आपदा है। कौन सी श्रेणी में आती है? जलीय प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। डायरेक्ट 1 लाइनर प्रश्न है जो आपके यहाँ से बन सकता है। एक बात तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, बाढ़ होती क्या है? बाढ़ का मतलब है कि जब नदियां क्या है, नदियां अपना जो तटबंध होती है या नदियों में जो जल भराव है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो वो अपना रास्ता परिवर्तन कर देती हैं या तटबंधों को तोड़कर अन्य क्षेत्रों के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो भी क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर जल भराव अत्यधिक हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। इसका ताजा जो उदाहरण है वो आपने परसों देखा होगा, परसों के अखबार के अंदर, या आपने कल या परसों उत्तराखंड के अंदर बादल फटने से जिस एरिया के अंदर जो बाढ़ आई है वो क्या है? वो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। प्रत्यक्ष उदाहरण आज के समय सोशल मीडिया है। आप सभी विद्यार्थी सोशल मीडिया का मुझे पता है बहुत अच्छे से यूज ले रहे। आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहा हो। रह नहीं सकते भाई, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। उसके बिना तो खाना पीना नहीं हो पाता है। खाना खाते समय 2 रील देख लो, फटाफट ये इतना काम हो जाए। अरे भाई वो काम हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्या करें कि आप इसी समाज के अंदर, इसी जमाने के अंदर जी रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया चलाना बहुत जरूरी हो गया है। उसके बिना तो आपका पेमेंट रुक जाएगा, आपकी जिंदगी रुक जाएगी, आपका है जो क्या है खाना पीना हजम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक इससे जितनी दूरी रखेंगे उतना जल्दी ही आप सफल होंगे। ये बात नोट कर लेना आपने। जितने जल्दी आपको सफलता प्राप्त करनी है उतनी दूरी आपको सोशल मीडिया से रखनी है। आपके फोन में इंस्टाग्राम होना ही नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम का अकाउंट होना ही नहीं चाहिए। फिलहाल आपको न तो कोई ट्विटर की आवश्यकता है, न कोई फेसबुक की आवश्यकता है। इन किसी चीजों की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो आपको एक अच्छी किताब की है, जो आप पढ़िए, मनन करिए, और ऐसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो उनकी क्लासें लीजिए। उन क्लासों के लिए आप फोन का इस्तेमाल करिए। अब मैंने ये बात कहाँ से आ गई? ये बात आई है कि परसों की जो घटना है, पहले क्या है कि बाढ़ आती थी तो हमारे को इतना जल्दी मालूम नहीं होता था। हम अखबार वगैरह देखते थे तब पता चलता था कि हाँ इस एरिया के अंदर है क्या है, बाढ़ आ गई।
अब ये सामान्य चीजें हो गई है। सोशल मीडिया में लोग सबसे पहले वीडियो बनाते, अरे भाई बाढ़ आ गई है, वो मर रहा है, वो घर टूट गया है, वो ये हो गया। लोगों को जो आपदा है उस आपदा में भी इंजॉय हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है, आराम से रीलें चल रही हैं, बहुत अच्छे से बना रहे हैं। कोई ये नहीं कर रहा है कि बेचारा मर रहा है तो उसको बचाएं, अच्छे से वीडियो बनाएं, मर कैसे रहा है ना। तो इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। और सोशल मीडिया से आपको इस जो आपदा है, ये जो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, इसका तो आपने वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं या अन्य किसी भी माध्यम से अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आजकल तो स्टेटस भी लोग लगा देते हैं ना, तो आपने वहां से भी देखा होगा। इसलिए इस क्लास के साथ में एक घरेलू सलाह आपके लिए ये है कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तो आप जरूरी चीज के लिए टेलीग्राम यूज कीजिए, वो भी केवल पढ़ने के लिए, और यूट्यूब यूज कीजिए केवल आपको जिन क्लासों में समस्या है वो कक्षाएं देखने के लिए। बाकी आप 100 अध्याय बहुत ज्यादा करेंगे उतने जल्दी आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। आपका सफलता का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे जो खराब चीज है, आप सफल नहीं हो रहे तो उसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो बाढ़ जो है ये जलीय प्राकृतिक आपदा के अंदर है, और अभी हाल ही के अंदर 2 दिन पहले उत्तराखंड के अंदर बादल फटने से बाढ़ आई है। ये ताजा घटना है, ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है जलीय प्राकृतिक आपदा। क्या है कि पहले से वहां नदी चलती थी, वहां पहले से ऐसा माना जाता है एक नदी चलती थी, लेकिन ग्रामीणों ने क्या कर दिया, उन क्षेत्र के अंदर हमारे को मौका मिलना चाहिए कि नदी पहल बहती हमने अपने की करनो है ना। तो उस चक्कर के अंदर उन्होंने क्या किया, ग्रामीण उस क्षेत्र में अतिक्रमण करते गए। अतिक्रमण करने का मतलब है कि जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने जैसे जैसे वो नदी वाली भूमि देखी धीरे धीरे मकान बनाते गए और वहां एक मार्केट डेवलप कर दिया। हालांकि जो रहवासी बस्ती जहां थी उन क्षेत्र के अंदर इस बाढ़ से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जहां अतिक्रमण एरिया ज्यादा था, क्योंकि नदी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती है, जो बाढ़ आती है जिस क्षेत्र से आएगी, जो ढलानी क्षेत्र है जहां बाढ़ आती है जहां नदी चलती है वहां तो नदी आएगी जब उसका भराव क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। तो उस उत्तराखंड के इस एरिया के अंदर क्या हुआ, बादल फट गया था, और बादल फटने की वजह से उस नदी के अंदर है जो पानी बहुत अधिक हो गया, और बहुत अधिक हो गया तो उसने बाढ़ का रूप धारण कर लिया, और बहुत सारे लोगों की है जो जन हानि आपको देखने को मिली है। धन की हानि तो बहुत ही अधिक हुई है, जन हानि से भी बहुत ज्यादा, मकान वगैरह सारे डूब गए थे। तो वो किसका उदाहरण था, वो एक प्रकार के बाढ़ का उदाहरण था। अब बाढ़ जो आती है इसके क्या कारण रहते हैं, तो कारण आप लोग नोट कर सकते हैं। ब्लैक तो दिख रहा होगा शायद है ना, लेकिन ज्यादा अपन यूज व्हाइट का ही करेंगे जो आपको अच्छे से दिख रहे हैं। बाढ़ का क्या कारण है, तो बाढ़ का पहला कारण तो है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, देखो अतिवृष्टि का मतलब है कि वर्षा जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी तो बाढ़ भी आने की पूरी संभावना रहेगी। कभी कभार तो वर्षा समय पर नहीं होती, लेकिन वर्षा बहुत अधिक होगी तो क्या होगी, आपके क्या होगा, बाढ़ आएगी। अतिवृष्टि है जो बाढ़ का प्रमुख कारण होती है। इसके अलावा क्या होता है, नदियों का जो जलग्रहण है, नदियों का जलग्रहण क्षेत्र अधिक, मतलब नदियों का जो जलग्रहण क्षेत्र है, जैसे जलग्रहण क्षेत्र से अधिक क्षमता का जल, जब जैसे नदियां कोई भी जलग्रहण करती हैं उसमें अधिक क्षमता का जल जब आएगा तो वो बाढ़ है जो बाढ़ का रूप हो सकता है, क्योंकि नदियां अपना जो प्राकृतिक मार्ग है उसको छोड़ के है जो बाढ़ का रूप है जो धारण कर सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदियों का क्या हो जाता है, मार्ग परिवर्तन हो जाता है। नदियां क्या कर लेती हैं, नदियां मार्ग का परिवर्तन कर लेती हैं, नदियों का मार्ग परिवर्तन। ये भी ध्यान रखना है कि नदियां जब मार्ग परिवर्तन करेगी तो भी क्या होगा, वो बाढ़ का रूप है जो धारण कर लेगा। यहाँ आपके जो बांध है वो टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बांध टूट जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनते हैं, और बांध जब टूट जाते हैं है ना, बांध का टूटना, बांध जब टूटेंगे तो क्या होगा, वो एक बाढ़ का है जो रूप आपके धारणा करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो नदियों का मार्ग परिवर्तन करना है, नदियों के जलग्रहण की क्षमता वो अधिक होना है, अतिवृष्टि जो होती है, इसके अलावा नदी में विभिन्न प्रकार के अवसाद है ना, मार्ग परिवर्तन भी कर लेते हैं और नदियों में विभिन्न प्रकार के जो अवसाद है वो आ जाते हैं। अवसाद का मतलब है कि विभिन्न प्रकार का कोई कचरा वगैरह है वो आता है, जिसकी वजह से वो जमना शुरू हो जाता है, और जमेगा जब क्या होगा, नदियां क्या करेगी, मार्ग का परिवर्तन कर लेगी, और जब मार्ग का परिवर्तन हो जाएगा तो फिर वो बाढ़ का रूप धारण करेगा। ये बाढ़ के कुछ प्रमुख कारण है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इस भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इस भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.5%, भौगोलिक क्षेत्र का 12.5% जो भाग है वो बाढ़ ग्रसित है या बाढ़ प्रणव क्षेत्र है ना, बाढ़ प्रणव क्षेत्र है। यहाँ पर है जो बाढ़ की संभावना अधिक रहती है, बाढ़ प्रणव क्षेत्र है। तो एक बात तो आपको ये नोट करनी है कि भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.5%, 12.5% जो क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है। और बाढ़ के प्रमुख जो क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये जो राज्य हैं यहाँ बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है, जिसमें पंजाब हरियाणा का मैदानी क्षेत्र भी आता है, कभी कभी यूपी के अंदर भी ये संभावना रहती है। उत्तराखंड की अगर बात करें, ये क्षेत्र विशेष रूप से आपसे पूछ नहीं जाएंगे, लेकिन अपने एक मौखिक चर्चा कर लेते हैं। जो उत्तराखंडीय क्षेत्र है, यहाँ अपन दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत का लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत है, उत्तरी पूरी जो क्षेत्र है जिसमें असम है और आपके बिहार वगैरह है, पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों के अंदर भी आपके बाढ़ आने की संभावना रहती है। और मध्यवर्ती के अंदर मध्य प्रदेश है, थोड़ा हमारा राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ भी क्या है, बाढ़ ग्रसित ये जो प्रमुख क्षेत्र है। लेकिन आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये किया जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक जो बाढ़ है, भारत में सर्वाधिक बाढ़ वाले राज्य, ये प्रश्न पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित राज्य, ये आप नोट कर लेना। भारत में सर्वाधिक जो बाढ़ ग्रसित राज्य हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर बाढ़ आती है वो आती है आपके बिहार के अंदर। बिहार जो राज्य है ये सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित राज्य है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बिहार जो राज्य है ये सबसे ज्यादा क्या है, बाढ़ ग्रसित राज्य है। बिहार के बाद में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है, बिहार के बाद में सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है वो पश्चिम बंगाल के अंदर आती है। और तीसरा जो राज्य है वो है असम। इसके बाद में जो स्थान है असम, मतलब भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार के अंदर आती है, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर असम है। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि इसके अंदर बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जो है, यहाँ पर अत्यधिक बाढ़ है जो आती है भारत के अंदर। और बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो क्या, हमने पहले ही कह दिया है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि के साथ में नदियों में जल ग्रहण क्षमता है वो अधिक हो जाती है, नदियां अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, या नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होने से भी वो अपना तटबंध तोड़ के जल का फैलाव हो जाता है। और एक बोला था बाढ़ निर्माण, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहता है वो नदियों का रहता है। तो ये जो विभिन्न राज्य हैं, इनमें कुछ न कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए उन राज्यों में कुख्यात है। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात, मतलब प्रसिद्ध नहीं होनी चाहिए फिर भी प्रसिद्ध है। किस लिए है कि अपना मार्ग परिवर्तन करती है। और जब नदी का रास्ता तो ये है और नदी का रास्ता ये से ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या लोग रहते हैं, उन लोगों को थोड़ी पता है कि इन क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। लेकिन नदी का मार्ग ये है और नदी किसी अवसाद की वजह से या तटबंध टूटने से जो अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं, तो इन क्षेत्रों में क्या आती है, आपके बाढ़ आती है। क्या आती है, बाढ़ आती है। इसलिए इन नदियों के मार्ग परिवर्तन की वजह से ये बाढ़ आने की संभावना जो अधिक रहती है। अब ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो विभिन्न राज्यों में ऐसे मार्ग परिवर्तन करती हैं, और जो मार्ग परिवर्तन करती है उनकी वजह से वहां बाढ़ आती है, तो ये कोई हर्ष का विषय तो हुआ नहीं, ये विषय कैसा हुआ, ये विषय दुख का है। इसलिए उन नदियों को विभिन्न राज्यों का शोक बोला जाता है। शोक का मतलब क्या होता है, दुख है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक नंबर पे बिहार का शोक। बिहार का शोक मतलब बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। हम जो बातें यहाँ कर रहे हैं केवल केवल नदियों की कर रहे हैं, कौन सी नदियों की वजह से है जो वहां बाढ़ आती है। इसलिए जो बिहार का शोक है वो है कोसी नदी। कोसी नदी, ये ध्यान में रखना है। वन लाइनर प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को है जो कहा जाता है। दूसरी सबसे ज्यादा बाढ़ कहां थी, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक, जो पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी, दामोदर नदी। तीसरी सबसे ज्यादा बाढ़ कहां थी, असम में, तो असम का शोक, असम का शोक, असम का जो शोक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान से संबंधित, आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और क्या पता राजस्थान से संबंधित पूछ ले, तो राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, और राजस्थान का शोक है घंगर नदी,
घंगर नदी। और अगर ओडिशा का करना है तो ओडिशा का लिख लो भले। ओडिशा, ओडिशा का शौक, ओडिशा का शौक है महानदी, महानदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है इनके बारे में नोट डाउन करते रहे, और किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से भले अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, और हाथ से डायरेक्ट आप क्लास के साथ में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओडिशा का जो शौक है वो महानदी को बोला जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटना का मतलब है कि बाढ़ की प्रमुख जो घटनाएं हैं वो कब कब और कहां कहां आई है। मोस्टली अगर ध्यान रखना चाहें, प्रमुख बाढ़ की प्रमुख घटनाएं, बाढ़ की अगर प्रमुख घटनाओं की बात करें तो एक तो आपने 2013 के अंदर सुना होगा। 2013 में उत्तराखंड के अंदर, है ना, उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी। उत्तराखंड के अंदर जो 2013 की बाढ़ थी वो अभी 2025 की आई, उससे भी विध्वंस थी, बहुत सारे लोगों की जो मौत होती है। और 2013 के अंदर भी यही कंडीशन थी कि उत्तराखंड के अंदर बादल फट जाता है। और दूसरी बात क्या है, उत्तराखंड क्या एक पहाड़ी क्षेत्र है ना, हिमालय क्षेत्र के अंदर आता है। तो पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बाढ़ के साथ में क्या होती है, अवसाद बहुत ज्यादा आता है, भूस्खलन हो जाता है, जिससे भी बहुत सारा नुकसान है तो होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ के आपने सुना होगा बाड़मेर के अंदर 2006 में कवास के अंदर एक बाढ़ आई थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुना होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका जन्म भी इसके आसपास हुआ है। तो 2006 में कवास में बाढ़ आई थी, है ना, कवास में हमारे बाड़मेर के अंदर भी बाढ़ आई थी। कवास मलवा गांव डूब गए थे, ऐसा आपने सुना होगा। अब ये कल्पना करिए कि हम जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं वो सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, फिर भी यहाँ 2006 में क्या आ गई थी, बाढ़ है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, कुछ भी पता नहीं चलता है पूर्व में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगर बात करें 2006 की, तो उस समय सोशल मीडिया का क्रेज बिल्कुल नहीं था, जैसे आज के टाइम रीलों का क्रेज है, उस समय बिल्कुल भी ऐसा कोई क्रेज नहीं था। उस समय अखबार आता था, और मैं भी शायद कोई 6ठी या 7वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा था, और ऐसा सुना था कि 7 दिन बाद में अखबार आया था। अच्छा, 7 दिन थे जो सूर्य देखने को नहीं मिला था, इतनी बारिश हुई थी। और उस बारिश की वजह से क्या है, जैसलमेर के अंदर का जो पानी था वो क्या है, विभिन्न जो बांध डैम है ना, बांध जो टूटे थे उनकी वजह से वो पानी ढलानी एरिया में या है जो पानी का रास्ता होने की वजह से कवास और मलवा, मलवा उधर की ओर रहता है, जायडू साइड में उधर रहता है, और कवास हमारे बाड़मेर के इधर है। दोनों क्षेत्र दोनों जो गांव है या ये डूब गए थे, और सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ था कवास। कई दिनों तक रेल सेवाएं जो है वो प्रभावित हुई थी, और ऐसे फोटो हमने अखबार के अंदर देखे थे, मकान पूरे डूबे हुए, ऐसे सुनी थी बातें कि कई लोग रात हुतान होते होते पानी आए रो उनके डूब गया, है ना। और कई क्या गए, कई मो आडो दिखा दियो के पानी आए रो, आडो दिनों वो कमरों के माथों मरीज क्यों। तो ये तो बातें केवल सुनी थी, हम भी बच्चे थे उस समय, ये सुनी थी कि 2006 के अंदर हमारे कवास के अंदर बाढ़ आई थी, और उसका बहुत सारा प्रभाव है जो पड़ा था। तो बाढ़ भी क्या है कि हो सकता है कि अधिक वर्षा से आ जाए, अतिवृष्टि तो है ही है, बांध टूटने में से आ सकती है, और नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है, तो ये कारण में भी पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही की तो ये 2025 में उत्तराखंड की आपने सुनी है, 2025 में उत्तराखंड के अंदर, है ना, उत्तराखंड के अंदर ये भी आपने सुन रखा है। अब इसमें एक तो आप नोट कर लेना, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार के द्वारा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बहुत पहले प्रारंभ किया गया। नियंत्रण कार्यक्रम, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, नियंत्रण कार्यक्रम, ये जो प्रारंभ किया जाता है ये आपके 1954 के अंदर। बाढ़ नियंत्रण जो कार्यक्रम है, डायरेक्ट पूछेंगे कि बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है, तो 1954 के अंदर भारत के अंदर बाढ़ नियंत्रण मतलब बाढ़ का नियंत्रण कैसे किया जाए, बाढ़ से बचाव कैसे किया जाए। भैया से तैयारी की बाढ़ आएगी तो आप आधा हाथ दिन उबरे जाए बाढ़ डूब जाए, ऐसा तो कोई संभावना है नहीं। तो इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजना बनाई है कि बाढ़ों के बचाव के लिए क्या करें, अधिक से अधिक पौधारोपण करें। जिन नदी का जलग्रहण क्षेत्र अधिक है तो वहां क्या करें, वहां बांध बनाते, डैम बनाते, तो उसका अतिरिक्त जल है जो उस बांध में चला जाएगा, उस बांध में जाएगा तो नदी में अतिरिक्त जल होगा नहीं, जल भराव अधिक होगा नहीं, क्षमता अधिक होगी नहीं। तो जिन नदियों का मार्ग परिवर्तन अधिकता है तो वहां पौधे लगाएं या ऐसे कुछ चीजें करें जिनसे जो बाढ़ है जो कम से कम आए, इसके लिए जो बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए हैं। दूसरा है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, ये भी अगर प्रश्न पूछ लें, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग हमारे दिल्ली के अंदर है, और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना
कब की गई है? तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 के अंदर की जाती है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की जाती है? 1976 के अंदर। ये प्रमुख बातें बाढ़ आपदा से संबंधित आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, और हो सकता है इसके संबंधित कोई प्रश्न आपसे कर दिया जाए। इसके बाद में है भूस्खलन। अगले जो हमारी प्राकृतिक आपदा है वो है 3 नंबर पे भूस्खलन। भूस्खलन, भू मतलब भूमि, स्खलन मतलब खिसकना। भूमि का क्या है? खिसकना। और भूमि किन्हीं न किन्हीं प्राकृतिक कारणों से है जो खिसकती है। इसलिए जो भूस्खलन है ये क्या है? स्थल की हरकत है, इसलिए स्थलीय प्राकृतिक आपदा है या भूमि के प्राकृतिक आपदा। हमने आपदाओं का जब वर्गीकरण किया था तब शुरुआत के अंदर ही आपको बताया था कि वायुमंडलीय आपदा अलग है, जलीय आपदा अलग है, स्थलीय अलग है, जैविक अलग है। तो ये स्थलीय प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, भूमि के प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा के अंदर क्या होता है? कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, पर्वतीय क्षेत्र जो विशेष रूप से होते हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल या अन्य कारणों की वजह से, या अत्यधिक वर्षा भी इसका कारण हो सकती है, इन कारणों की वजह से भूमि का क्या है, या तो जो पर्वत है उन पर्वत का जो चट्टानी क्षेत्र है वो एक साथ, मलबा जो होता है एक साथ खिसक जाता है, या जो भूमि है इसका अवसर्पण होता है, भूमि एक साथ है जो खिसक जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। इसकी वजह से भी क्या होती है? जन धन की बहुत ज्यादा हानि होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है भूस्खलन का। तो एक तो आपको मोस्टली भूस्खलन के संबंधित अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें देखनी नहीं है कि किस कैटेगरी के अंदर आती है। स्थलीय प्राकृतिक आपदा के अंदर आती है। गुरुत्वाकर्षण बल या अन्य कारणों से पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भूमि का जो खिसकना होता है उसको हम भूस्खलन कहते हैं। परिभाषा कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर नहीं पूछी जाती, केवल समझने के लिए काम में आती है, इसलिए समझ लीजिए केवल इसे। अब आते हैं इसके जो प्रमुख क्षेत्र कौन से, किन क्षेत्रों के अंदर है जो भारत में आपके अधिक है जो भूस्खलन की संभावना रहती है। तो क्षेत्र कुछ है जो नोट डाउन कर लीजिए। एक तो इसमें आता है आपके अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र। अत्यधिक संभावना भूस्खलन की जो रहती है, उन अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र को आप नोट कर लेना। अब सीधी सी बात इसमें बोली गई है कि क्षेत्र क्या होगा? अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र। अब सीधा मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर कैसे भूस्खलन होगा? वो तो भूमि फट सकती है, लेकिन भूस्खलन की घटना मैदानी क्षेत्रों के अंदर नहीं होती है। तो अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र, सबसे पहले तो अत्यधिक जहां संभावना रहती है, जिसमें आपके एक तो क्या है, हिमालय की जो नवीनतम पर्वतमालाएं हैं, हिमालय की जो नवीनतम पर्वतमालाएं हैं जिनको हम बोलते हैं लघु हिमालय। तो लघु हिमालय आपको समझ में नहीं आए तो हिमालय की नवीनतम पर्वतमालाएं, नवीनतम पर्वतमालाएं। अब देखो हिमालय क्या है? वैसे एक नवीनतम ही पर्वत है और इसका निर्माण लगातार हो रहा है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो हिमालय की वृद्धि हो रही है और लगातार इनकी जो पर्वतमाला है इनका निर्माण है जो हो रहा है। इसलिए इसमें नवीनतम प्रकार की जो पर्वतमाला है जिनकी जड़ें अभी मजबूत नहीं है, वहां पर क्या है? भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा होती है। अत्यधिक प्रकार का जो भूस्खलन है वो इन क्षेत्रों के अंदर होता है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार जो द्वीप है और इसमें जो चट्टानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर भी भूस्खलन की घटनाएं आपके अत्यधिक होती हैं। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां हमारे दक्षिण भारत के अंदर हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में भी क्या है? आपके अत्यधिक भूस्खलन की संभावना रहती है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर भी क्या रहती है? अत्यधिक आपके संभावना रहती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अगर आपको याद नहीं रहे तो भारत के मैप के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। जैसे भारत का मैप यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती है इनको तो हम नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट बोला जाता है। और दूसरा बोला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका ये जो क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भी एक प्रकार का कटकीय एरिया, कटक मतलब जो आपके सागरों के अंदर जो पर्वत होते हैं उनको कटक बोला जाता है। तो यहाँ पर भी
जो भी सैंडल पिक वगैरह आपने चोटियां सुनी होगी, उन चोटियों पर भी जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर भी क्या है कि भूस्खलन की संभावना रहती है। और नवीन जो पर्वत है हिमालय के, नवीन जो पर्वत है ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर है जो अत्यधिक भूस्खलन की संभावना रहती है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना ताकि आपके ध्यान में रहे अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र। 2 नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो अधिक संभावना, अत्यधिक के बाद में अधिक संभावना, अधिक संभावना वाले क्षेत्र। अब जो अधिक संभावना वाले क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके असम को छोड़कर, किसको छोड़कर, असम को छोड़कर संपूर्ण जो उत्तरी पूर्वी भारत है, असम को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत, संपूर्ण जो उत्तरी पूर्वी भारत है उसको इसमें शामिल किया जाता है। मतलब उत्तरी पूर्वी भारत वैसे एक प्रकार का पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें हम 7 बहनों को शामिल करते हैं, 7 जो प्रमुख राज्य हैं भारत के उनको शामिल किया जाता है। भारत का जो इधर का जो एरिया होता है, इधर का जो एरिया है, इसमें जो बीच का राज्य है असम, इसको छोड़कर ये संपूर्ण जो राज्य है, इन राज्यों में है जो अधिक संभावना रहती है भूस्खलन की। भूस्खलन की कितनी संभावना रहती है, अधिक संभावना इन क्षेत्रों के अंदर रहती है, ये भी आप ध्यान करेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो मध्यम संभावना वाले जो क्षेत्र है, मध्यम संभावना, 3 नंबर पे मध्यम संभावना। मध्यम संभावना में एक तो हमारे अरावली है, ठीक है, अरावली है, और इसके अलावा पूर्वी जो घाट है, अरावली है, पूर्वी घाट है, ट्रांस या पार हिमालय है, ट्रांस या जिसको हम पार हिमालय बोलते हैं, सबसे बाहर का हिमालय ये है। इसके अलावा अरावली पर्वत जो माला है राजस्थान की, अरावली पर्वत श्रेणी, और आपके पूर्वी घाट, पूर्वी जो घाट है यहां पर अत्यधिक संभावना रहती है। मतलब मध्यम प्रकार की संभावना, अत्यधिक वर्षा होती है तो अरावली क्षेत्रों के अंदर भी भूस्खलन हो सकता है। इसके अलावा जो ट्रांस जो पार हिमालय है यहाँ पर भी है जो आपके भूस्खलन की संभावना रहती है। और इसके अलावा पूर्वी जो घाट है, पश्चिमी घाट, आपके जो महाराष्ट्र एरिया है, महाराष्ट्र से लेकर हम चलते हैं कर्नाटक केरल तक का, वो पश्चिमी घाट है। और पश्चिम बंगाल से हम वापस इधर तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर आते हैं तो वो कौन सा है, पूर्वी घाट रहता है। पश्चिमी घाट आपके किधर रहता है, महाराष्ट्र के और पूर्वी घाट रहता है पश्चिम बंगाल की ओर। ये जो भारत की हम जब भी बात करते हैं ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट, ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ हो गई। अब और अगर बात करें मध्यम प्रकार की, इसके अलावा 4 जो ये 3 प्रकार है, अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र, अधिक संभावना के क्षेत्र और मध्यम संभावना के क्षेत्र। प्रमुख जो घटनाओं की अगर बात करें कि प्रमुख कहां कहां भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, प्रमुख घटना, प्रमुख घटनाओं में एक तो आपकी हुई अलकनंदा के अंदर, अलकनंदा कहाँ है, उत्तराखंड, अलकनंदा उत्तराखंड, सीधे लिख दें अलकनंदा उत्तराखंड में 1971 के अंदर भूस्खलन की घटना आपके हुई है, अलकनंदा उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा रत्ती घाटी के अंदर, रत्ती घाट, रत्ती घाट के अंदर आपके 1993 के अंदर, और रत्ती घाट ये भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड 1993 में भूस्खलन की घटना। ये मोस्ट है, केवल ध्यान रख लेना कि 1993 में रत्ती घाट के अंदर भी भूस्खलन की घटना है जो घटित होती है, ठीक है। केवल ध्यान रखना है, आपको अच्छे से समझना है, और हो सकता है वन लाइनर में पूछ ले तो हमारे गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो नीलगिरी के अंदर, नीलगिरी,
नीलगिरी के अंदर आपके, नीलगिरी है तमिलनाडु, तमिलनाडु, यहाँ भी 1993 में भूस्खलन की घटना होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वायनाड, ये नवीनतम है, नवीनतम के हिसाब से ध्यान कर लेना। वायनाड है केरल के अंदर, वायनाड केरल के अंदर है, और यहाँ 30 जुलाई 2024, अभी 25 चल रहा है, 2024 में है जो आपके केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना घटित होती है। ये केरल का जो वायनाड है एरिया, यहाँ से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूर्व के, वर्तमान के विपक्ष के प्रमुख नेता है राहुल गांधी, वो आपके यहाँ पर क्या है, लोकसभा से सांसद है वायनाड क्षेत्र से। तो वायनाड के अंदर ये घटना होती है, वायनाड केरल के अंदर है। यहाँ भूस्खलन की घटना में ऐसा माना जाता है कि 400 से अधिक लोगों की है जो मौत होती है, 400 से अधिक लोगों की है जो मृत्यु हो जाती है। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो आज हम लोगों ने जो प्रमुख रूप से पढ़ा है, सूखे से संबंधित जो प्रमुख कार्यक्रम थे उनकी बात की है। इसके अलावा हमने आपकी बाढ़ जो है, बाढ़ की बात की है, और बाढ़ के बाद में भूस्खलन, भूस्खलन के प्रमुख क्षेत्र ध्यान में कर लेना। इसके अलावा प्रमुख जो घटनाएं हैं, अलकनंदा, रत्ती घाटी, नीलगिरी और वायनाड। अब इसके बाद में हम भूकंप है या अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो भी आपदा है उनकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। फिर आपके आपदा प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन कैसे करते हैं, उसके बारे में भी एक क्लास अपने रहेगी। लगभग 2 से 3 क्लास के अंदर अपने ये पूरा मैटर हो जाएगा, इतनी क्लास में। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे कि सर कितने क्लास का मैटर है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आएगा तो ज्यादा क्लासों से समय भी खराब होता है और ज्यादा डीप जाने की भी हमारे को जरूरत नहीं रहेगी। तो अधिकतम 2 क्लास के अंदर कोशिश रहेगी कि आपके संपूर्ण आपदा प्रबंधन जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, आराम से है जो आप नोट्स बनाएं, और हमारा पूरा प्रयास है कि आपका एक भी प्रश्न है जो इस आपदा प्रबंधन टॉपिक से बाहर से नहीं आए। धन्यवाद।